में 1912 में राजधानी चेंज करते हैं दिल्ली। तब तक अंग्रेजों ने राजधानी कहाँ रखी थी? अच्छा, दिल्ली पुराना शहर था, पर अंग्रेजों ने जब राजधानी बनाई तो उन्होंने नया शहर बसाया, इसलिए हम बोलते हैं नई दिल्ली, है ना। तो हम, मुझे याद, हम छोटे थे तब एक दूसरे से सवाल पूछते, बता भारत की राजधानी कौन सी है? अगला कहता दिल्ली, वाला पता ही नहीं, नई दिल्ली है, दिल्ली थोड़ी है राजधानी। तो केवल इसलिए कि भाई नया शहर बसाया राजधानी के लिए, इसलिए क्या बोल दिया था उसको, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली 1912 में राजधानी चेंज करके लाए थे अंग्रेज। तब तक राजधानी कौन सी? कलकत्ता। जब अंग्रेज अपने देश में आए, तब अंग्रेजों ने कहा कि एक बात पर ध्यान दिया जाए, भारत के लोगों के बारे में जाना जाए। जिन लोगों पर आप राज कर रहे हो, उन लोगों की कल्चर, उन लोगों की लैंग्वेज, उन लोगों का डे टू डे की रूटीन लाइफ, उन लोगों की सोशल जो कस्टम्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, किसी भी देश के लोगों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुस्तक है। मैं यदि जापान के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं जापान की थोड़ी बुक्स पढ़ लूं। मैं यदि चाइना के बारे में जानना चाहता हूं तो चाइना की थोड़ी बुक्स पढ़ लूं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि मैं वहां जाके लोगों के बीच मिलूं, उनसे बात करूं, तो मुझे पता चले। तो अंग्रेज यहाँ पे तो रह ही रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पर उन्होंने कहा थोड़ी इनकी पुरानी किताबें और पढ़ो। पुरानी किताबें पढ़ोगे तो पता चलेगा पहले क्या सोचते थे, क्योंकि कल्चर चेंज होती है। आज के 1000 साल पहले की कल्चर अलग, आज की कल्चर अलग। या आज भी यदि कल्चर में कोई चीज है तो क्यों है? कई बार और है कि भाई ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या सेंस है इसका? तो अब हम भूल तो जाते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, पर कोई ना कोई कहानी तो उससे जुड़ी हुई है। धीरे 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 परंपरा के अंदर चीजें आ जाती है, यही तो होता है। पर कोई ना कोई चीज से जुड़ी हुई थी जब किसी लोगों ने शुरू की थी। अब आपने कैसे पता चले? तो पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अंग्रेजों ने नीति ढंग से अपनाई। अंग्रेजों ने कहा कि भाई पुरानी इनकी भारत की सारी किताबें पढ़ी जाए। अच्छा, पुरानी भारत की किताबें कौन सी भाषा में? संस्कृत में, या मराठी में, राजस्थानी में, गुजराती में, तमिल में, प्राकृत में, पाली में, फारसी में, यही तो मिलेंगे भारतीय किताबें। अंग्रेजों को तो इनमें से एक भी नहीं आ रही, उनकी भाषा तो अंग्रेजी थी। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसे लोग तैयार करो जिनको ये भाषा आए, और जिनको ये भाषा आए उनको कहो कि इनका ट्रांसलेशन करें अंग्रेजी में, ताकि हर कोई पढ़ लेगा। तो फिर वो ट्रांसलेशन करवाते, फिर अंग्रेजों का कोई ऑफिसर आता, उसको कहते ये पढ़, ताकि भारत के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा तेरे को पता होना चाहिए इन लोगों के बारे में। ठीक है। इटली में एक व्यक्ति रहता, उसका नाम है एलपी टेसिटोरी। क्या नाम है? इसको भारत की कई भाषाएं आती, इसको हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, फारसी आती थी, इसको मराठी आती थी, गुजराती आती थी, राजस्थानी आती थी, प्राकृत आती थी। तो खूब सारी भाषाएं जानता था। इटली रहता था, और इटली में इसने पीएचडी की थी, और इसके पीएचडी का टॉपिक था भगवान श्री राम। क्या टॉपिक था? कहां रहता था? नाम था एलपी टेसिटोरी, लुई पियो टेसिटोरी। क्या नाम था? तो इसके जो दोस्त थे वो इसको कहते थे इंडियन लुई। क्या कहते? लुई। रहता तो इटली में, पर बात किसकी करता है? इंडिया की, इसलिए नाम क्या निकाल दिया। अच्छा, मैं यदि आज आपको कहूंगा यार मुझे भगवान राम के बारे में पढ़ना है, तो यार कोई बुक सजेस्ट करो, कौन कौन सी बुक पढ़ूं, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? रामचरित मानस और रामायण, तो ही तो दिमाग में ही आपके, या तो रामायण या रामचरित मानस। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। रामचरित मानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। इसकी पीएचडी का टॉपिक था वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरित मानस में समानता तथा असमानता। क्या टॉपिक था? रामायण तथा रामचरित मानस में समानता, और इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेज है। भाई दो अलग अलग टाइम में लिखी, वाल्मीकि जी ने अलग टाइम में लिखी, तुलसीदास जी ने अलग टाइम में लिखी। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी। अलग अलग टाइम के अंदर लिखी, तो अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोच से लिखी, थिंकिंग से लिखी होगी। तो उन दोनों के अंदर क्या चेंज हो सकते हैं, दोनों में क्या क्या बातें सेम है। तो वो तो किताब माइनर टॉपिक है। अपने तो कहते हैं सर पढ़ी भी नहीं है अपने, तो नहीं तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी, न राम तो तुलसीदास जी की रामचरित थी। इसने न केवल पढ़ी है बल्कि उनके डिफरेंस निकाले हैं। तो ये वहां बड़ा अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था। रहता कहां पे था? अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजों ने एक संगठन बना रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट बना रखा है। उस इंस्टीट्यूट का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक ही काम था, भारत की पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन। क्या काम था? ट्रांसलेशन, है ना। यूरोप की भाषाओं, भारत की पुरानी किताबों का, भारत की पुरानी भाषाओं की किताबों का यूरोप की भाषाओं में ट्रांसलेशन करना। कौन सा संगठन ये काम करता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहां पे है? तो अब उस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ट्रांसलेशन करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिनको खूब सारी भाषा आती हो। तो उन्होंने एड दिया, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको खूब सारी भाषा आती है। टेसिटोरी आ गया, पंजाब साथ आती है, आओ। तो टेसिटोरी कलकत्ता बैठ के किताबों की क्या करता है? ट्रांसलेशन। किसकी तरफ से? प्राकृत के ट्रांसलेशन किए, संस्कृत के ट्रांसलेशन किए, हिंदी के ट्रांसलेशन किए, गुजराती के ट्रांसलेशन किए, मराठी के ट्रांसलेशन किए, फिर राजस्थानी के ट्रांसलेशन आ गए। जब इसने राजस्थानी वाली किताबें पढ़ी इसको बड़ा मजा आया। यार क्या गजब लोग थे यार, क्या लड़े, क्या इनकी भाषा है। और इसने कहा कि यार ये जो किताबें ले राजस्थानी वाली, ये कहाँ पढ़ता है? तो अंग्रेजों ने कहा देख अपने तो बैठेंगे यहाँ, और हे पूरा इंडिया क्रॉस कर लेंगे तब ये है यहाँ। भाई कलकत्ता कहाँ पे? ईस्टर्न। हम कहाँ पे? वेस्टर्न एकदम।
तो उन्होंने कहा भाई अपने यहाँ है, ये यहाँ है। तो इसने कहा यार मुझे यहाँ जाके काम करने दो। तो अंग्रेजों का एक दिक्कत और है, ये वाला जो इलाका है इस पे अंग्रेजों का राज ही नहीं, यहाँ तो राजाओं का राज है। अपने राजस्थान में अंग्रेजों का राज नहीं था, अपने किसका राज था? राजाओं का। अपने तो राजाओं की अंग्रेजों के साथ क्या थी? संधि। तो यहाँ तो कौन काम करेगा, तय कौन करेंगे? तो उनका यार उधर वाला मामला तो अलग है, उधर तो हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा मैं वहां किसी राजा की जाकर नौकरी कर लेता हूँ, तुम तुम्हारी नौकरी अपने पास रखो। तो टेसिटोरी आ गया जोधपुर। कहाँ आ गया? और जोधपुर के राजा को आकर ट्रांसलेशन करवा लो। अच्छा उन दिनों राजा भी ये काम करवा रहे थे, उनको भी लगता था यार पुरानी पुरानी जो किताबें पढ़ी उनके ट्रांसलेशन करवा ले, ठीक ही है। आपने भी तो दबा के रख रखी है। तो 200 साल पहले किसी ने किताब लिखी, लाइब्रेरी में रख दी, फिर खोल के नहीं देखी, चूहे खा गए। तो राजा भी निकलवा रहे थे उन बुक को, तो ये जोधपुर राजा के पास बैठ के ट्रांसलेशन करने लग गया। राजा कान के कच्चे होते थे। किसी ने राजा को जाकर कहा कि ये जो गोरा आदमी आ रखा है पता है क्या कौन है? ट्रांसलेशन करता है, लड़का है कोई। उन्होंने कहा अरे अंग्रेजों का जासूस है, और आपकी जासूसी करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा है, पता करो पहले अंग्रेजों का काम करता था कि नहीं करता था। हाँ यार करता था, कलकत्ता रहता था। तो हटाएंगे अंग्रेज आपको। एक दिन राजा ने टेसिटोरी कहा कि टेसिटोरी रवाना। जोड़ा उठा। टेसिटोरी ने कहा मेरे ट्रांसलेशन बीच में चुप, निकल यहाँ से। टेसिटोरी ने हाथ पैर जोड़े, ऐसे मत करो, थोड़ा काम करने दो। नहीं। फिर कोई आप जैसा कोई सियाना आदमी मिला। टेसिटोरी ने उसको पूछा कि यार मैं ट्रांसलेशन करने आया था, कहाँ जाऊं? उसने कहा यहाँ बीकानेर चला जाता हूँ, बीकानेर का जो राजा उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो ये काम करवा लेगा। तो ये वहां से कहां पर आ गया? बीकानेर। उन दिनों बीकानेर में एक राजा हुआ करते, गंगा सिंह। कौन थे? विक्टोरिया एम्प्रेस। तो अंग्रेजों के भी थोड़े ज्यादा नजदीक थे, तो वो उनके पास आ गया और उनको आका भाई ट्रांसलेशन। उन्होंने एक लाइब्रेरी में ले जाके छोड़ा, उस लाइब्रेरी में 3000 किताबें थी। कितनी? पढ़ और मजे कर। टेसिटोरी पढ़ और गया सारी। उसने सारी किताबों पे पढ़ी नहीं है, फुटनोट लिखे हैं इनमें क्या सही है क्या गलत है। एक एक किताब के बारे में लिख के गया, और कई तो ऐसी किताबें निकाल के लाया उस लाइब्रेरी से जो बीकानेर वालों को भी नहीं बताती है क्या। पढ़ी थी लाइब्रेरी में, पुरानी किताबें बंद कर रखी थी। किसी राजा का इंटरेस्ट होता तो एक आधी निकाल लेता, 3000 कौन निकाल पाए। बनारस के बाद भारत में सबसे अधिक हाथ से लिखी गई किताबें किसी जगह थी, तो वो जगह कौन सी थी? टेसिटोरी ने पढ़ी सारी। टेसिटोरी ने ना केवल किताबें पढ़ी बल्कि पूरा बीकानेर घुमा उसने। अच्छा उस समय बीकानेर का मतलब था गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर पूरा। 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के राजा का राज्य हुआ करता था, सब जगह घुमा। ये पहला आदमी है जिसने जाके राजा को कहा था कि कालीबंगा पुरानी जगह खोद लो। कालीबंगा की खुदाई हुई अपने 1962 में जाके। ये उसको 1915-16 में बता रहा था राजा को, ये खोदो, ये पुरानी जगह है, ये बहुत पुरानी कल्चर है तुम्हारी, पुरानी सिविलाइजेशन है तुम्हारी। राजा ने कहा खोदने पे सोना चांदी मिल सकता है क्या? उसने कहा ये तो नहीं यार, कोई मिट्टी के बर्तन वर्तन मिल जाएंगे। राजा ने कहा मरने दो, तो कोई ढंग की चीज मिले तो खोदे। तो राजा के टाइम में तो खुदाई, फिर भारत सरकार ने उसकी खुदाई करवाई, तो उसके बारे में पहली बार कोई बता रहा था, तो वो कौन था? तो न केवल भाषा के बारे में जानकार है बल्कि इतिहास का जानकारी भी था, है ना। एक तो लिंग्विस्ट था, लिंग्विस्ट का मतलब था भाषा की जानकारी का। एक ये आर्कियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद। तो पुरानी चीजों के बारे में, कालीबंगा के बारे में, रंग महल के बारे में, बड़ोपल के बारे में, ये सब कोई बातें बता गया था। तो कौन बता गया था? ये तो गजब किताब निकाल के लाया था। बीकानेर के किसी बहुत पुराने राजा पर एक बुक लिखी हुई थी, राव जेतसिरो छंद। बीकानेर में कोई राजा हुए थे राव जेतसी, उन्होंने हुमायूं के भाई को हराया था, कामरान को। इस बुक के अंदर जानकारी है। ये निकाल के लाया कि साहब आपने इतना बड़ा युद्ध जीत रखा है, आपके बारे में ये भी जानकारी इसके अंदर। राजनगार है, बड़ी गजब चीज है। फिर इसने उसको एडिट किया था। क्या किया था भाई? पुरानी किताबें होती तो उनमें कुछ गलतियां भी हो सकती थी। इसने कहा ये चीज शायद गलत लिख दी, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। तो कौन सी फेमस बुक का एडिट कर गया था? कौन सी फेमस बुक का? फिर लगभग 5 साल के आसपास से बीकानेर रहा था, 1914 के आसपास आया था शायद, और लगभग 5-1 साल तक बीकानेर के अंदर ही काम करता है। इतनी प्यारी राजस्थानी लिखता था, इसकी हद नहीं। मेरे इसके लेटर पढ़े हुए टेसिटोरी के। इसने एक गुरुजी बना लिए थे अपने यहाँ पर, एक जैन मुनि थे, उनको अपना गुरुजी बना लिया था, विजय धर्म सूरी। आप देखो मैंने कई बार ये बीच में बात बोली होगी कि राजस्थान का जो पुराना लिटरेचर है वो किसका लिखा हुआ है? जैनों का लिखा हुआ है। तो ये एक जैन मुनि थे, ये इनके पास बैठता और इनसे खूब सारी बातें पूछता। भाई आप जब किसी दूसरे देश की बुक पढ़ोगे ना, तो हो सकता है लैंग्वेज समझ में आ जाए, पर कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे। वर्ड समझ में आने का मतलब है कि इसका यूज किस संदर्भ में किया गया है, रेफरेंस ऐसा क्यों बोला इन्होंने, है ना। तो वो रेफरेंस समझनी जरूरी है। कल मोदी जी का एक वायरल हो रही थी कि मोदी जी एक दुकान में जाके झालमुड़ी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? क्या होती है झालमुड़ी? भेलपुरी। तो उसको झालमुड़ी क्यों कहते हैं हम? मुड़ी मुड़ी तो मुरमुरे, चिप्स, चिप्स टाइप का कुछ होगा तो मुरमुरे हो गए। झाल मिर्ची को किसको कहते हैं? गांव में आज भी कोई गुस्सा करता था, झाड़ आवे, झाड़, ये मतलब गुस्से के अंदर आ रहा है, लाल पीला हो रखा, कहते ना ये झाड़ आ गई, यार इतनी क्या झाड़ आ रही है तेरे को। तो अब देखो कहां से, अब यदि कोई इटली का बंदा, अपने सब जानते थे कि झाड़ का मतलब मिर्ची है, मैंने अभी कहा झाड़ का मतलब गुस्सा था, हाँ यार आपने बोलते ना यार किसी को, इसका मतलब वो मिर्ची लग गई उसके, यही तो कर रहे होते हैं हम उसको। अब ये किसी, आप किसी जर्मनी के आदमी को झाड़ का मतलब बता,
तो वो कहेगा यार ये तो मेरे तो नहीं समझ में आ रहा, तो रेफरेंस भी तो होने चाहिए। तो इसने एडिट किया कि कोई पुरानी किताब थी, उसका कोई अर्थ क्या है, तो इसने पूरा लिखा बेचारे ने कि इसका अर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसने अपनी भाषाएं सीख रखी थी। विजय धर्मसूरी के पास जाता, उनसे जाके और पूछता। तो इसके लेटर पढ़े हैं विजय धर्मसूरी को लिखे हुए या बाकी लोगों को लिखे हुए। तो इतनी प्यारी राजस्थानी लिखता है कि कोमा का भी ध्यान रखा है कि कोमा भी गलत ना लग जाए। मतलब इसके लेटर तो हम पढ़ लें तो हमें लगता है कि कहीं चुल्लू भर पानी मिले, फिर हम डूब मरे। क्योंकि राजस्थानी छोड़िए, हमें हिंदी और अंग्रेजी भी लिखनी नहीं आ रही। ये बाहर का आदमी था, रीति पे राजस्थान लिख के गया। मतलब इतना अच्छे लेटर है। जैसे आपने लेटर लिखे, आपने किसी ने किसी को, अरे लेटर का मतलब खाली वो ही नहीं होता। तुम्हें मैं जैसे कहता हूँ लेटर लेके तो लिखना तो चाहता हूं मैं, लेकिन जो तुमसे डर लगता है सर। एक बार व्हाट्सएप पे उसको मैसेज भेजा था, फिर हाथवा डिलीट भी कर दिया था मैंने। लेटर भेजे जाते थे, पापा को भी तो लिख सकते हैं, है ना? ऐसा लिखा है। आपका टाइम समाप्त हो गया जी, अब नहीं। पहले लिखा करते थे। जैसे मेरे को याद है कि पहले मेरे मामा जी फौज में थे, तो उनको मम्मी कहती कि तेरे मामा जी को लेटर लिख, तो मम्मी बोलती, लेटर लिखते। फिर थोड़े दिनों में सीख गए कैसे लिखा जाता है। तो मेरे एक दो दोस्त थे, मेरे उनको लेटर लिखे। मैं स्कूल में जब पढ़ा करता था कि मेरे इस बार इतने 8th क्लास में इतने परसेंट आए हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे भी अच्छे परसेंट आए होंगे। तुम इन छुट्टियों में क्या कर रहे हो? मैं इन दिनों वर्ल्ड कप के मैच देख रहा हूँ। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा? ये लिखा कर। तो मेरे याद है किसी बड़े को लेटर लिखते तो हम उसमें लिखा करते थे। ये मामा जी को लिखते थे, उसके अंदर लिखते मामो सागो पाँव धोख। पाँव धोख समझते हो? चैन स्पर्श तो फिक्स हुआ करते थे। हम यहाँ सब कुशल मंगल है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी जहां पर हो वहां पर कुशल मंगल, क्योंकि फौज की पोस्टिंग चेंज होती रहती थी इधर उधर। आप भी वहां पर कुशल मंगल होंगे। इस बार आपके आने की आपने कहा था कि इतनी तारीख को आ जाऊंगा, अभी तक आप आए नहीं। पत्र में सूचित करवाएं कि आप कब तक आ जाएंगे। पापा भी ठीक है, पापा ने आपके लिए जय माता जी की बोली है, पूरा पूरा ये उसके अंदर लिखा करते थे। मम्मी ने ये कहा, ये वो। तो इसने लेटर लिख रखे, तो उन लेटर की शुरुआत सब में ये है। वो विजय धर्मसूरी को लिखता लिखता है गुरु जी को पाऊं दो, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उस एक लेटर में वर्णन करता है कि फलोदी साइड के किसी एक टेम्पल में जाता है। अच्छा, अपनी सारी पुरानी किताबें कहाँ रखी होती थी? मंदिरों में। किसी मंदिर में जाता है, अपने मंदिरों में दिक्कत, वो गोरा आदमी अपने मंदिर वालों को अंदर नहीं घुसने देंगे। दूसरे धर्म का आदमी, हम तो अंदर जाने नहीं। मैं बुक देखना है, प्लीज बुक देख लेना। अरे बुक के पवित्र किताब हाथ लगाएगा मीट वीट खाने वाला आदमी। तो इसने बाद में उनका नाम लिया कि मेरे को किसने भेजा है। उनका बड़ा नाम था, तो उन्होंने घुसने दिया उसको। तो ये उनको लेटर लिखता है, पाँव दो गुरुजी को। मैं एक फलोदी के एक मंदिर में गया था, वहां मुझे बुक्स नहीं देखने दी गई, फिर मैंने आपका नाम लिया, मुझे बुक्स देखने दी गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने इस बुक को पढ़ा, इसमें ये मिला, इसमें ये एक लाइन है, इसका मुझे अर्थ नहीं समझ में आया, आप मुझे इसका अर्थ बताइए। तो बड़े अच्छे बड़े प्यारे लेटर लिखे इस आदमी। और यह बीकानेर का होकर रह गया था, वापस ही नहीं गया था, इटली नहीं गया था। और इसकी दो इच्छाएं थी कि भाई, या तो दो इच्छाएं कि एक तो मैं ये बीकानेर में मरूं, और एक बीकानेर में ब्याह कर लूं। तो पहली इच्छा तो इसकी पूरी हुई, मरा था, यही मरा था, है ना। दूसरे वाली अपने वालों ने पूरी, अपने वालों ने आपने कहा नहीं भाई, हम अपनी बहन बेटी किसी दूसरे को देंगे। हाँ, तेरे यदि कोई दीदी हो तो उनकी शादी हमारे बीकानेर करवाना चाहे तो हम तैयार है, हमारे कोई दिक्कत है। अपने को लगता था अगली पीढ़ी तो थोड़ी इटालियन बोले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली थोड़ी हो। पर ये एक बार वापस जाता है, इटली जाता है। इसकी मम्मी कोई बीमार हुए थे, इसके एक भाई की डेथ होती, इसका एक भाई फौज में था, उसकी डेथ हो गई, नहीं गया था। और वो तो इसका लेटर है, वो लिखता है, तो अपने तरह सोचने और लग गया था। ऐसे अपने ना गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो अपने कहते हैं भाई सब भगवान के हाथ में है, जो आया है वो तो जाएगा। इतने सांस लिखे थे, सांस पूरे हो गए, ऐसी बातें करते हैं ना, फिलोसॉफिकल टाइप की बातें करते। तो इसने उस लेटर में लिखी है कि मेरा भाई की पहाड़ पे फिसलने से डेथ हो गई है, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं जाना भी चाहता था, फिर मैंने सोचा कि जो करवाने वाला होता है वो, शायद वह इतने दिनों के लिए संसार में आया था, अब उसे इस संसार से मुक्ति मिल गई है, जाके भी क्या फायदा हो जाएगा, केवल आना जाना ही तो है, व्यक्ति का संसार में भी आना जाना ही है। वैसी बातें लिखता है। फिर उसकी मम्मी बीमार होती है, तो वापस जाता है। जब वहां से वापस आ रहा था तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही एक बहुत बड़ी पेंडेमिक आई थी, बहुत बड़ी महामारी आई थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। कौन सी आई थी? जैसे कोरोना, हर 100 साल में एक पेंडेमिक आती है। तो कोरोना कब आया था? 2020। तो वो आया था 1920, 1920 के आसपास आया था। तो ये जब वापस आ रहा था ना इटली से, जिस जहाज पर ये बैठ के, पानी वाले जहाज चलते थे पहले, जिस पानी वाले जहाज पर आया था उस पे वो कुछ बीमार थे। वास्तव में ये बीमारी सबसे पहले, वो जो बीमारी जैसे कोरोना सबसे पहले कहाँ आया था? चाइना में आया था, है ना। तो वैसे वैसे वो जो बीमारी थी वो सबसे पहले स्पेन के फौजियों में आई। कहाँ के फौजियों में? इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? तो वो स्पेन वाले फौजी उस जहाज पे थे। तो संक्रामक है, एक दूसरे से होती है, तो ये उसको हुई, ये बीकानेर आया। कोरोना का जैसे शुरुआत में कोई इलाज नहीं था, वैसे कोई पेंडेमिक आएगी तो उसका शुरुआत में कोई इलाज ही नहीं, फिर इसके बीकानेर में डेथ हो गई। कैसी स्टोरी याद रहेगा? कौन है, क्या आदमी था? एक सुना है आप नचिकेता का नाम, है ना? एक छोटा सा बच्चा होता है नचिकेता, यम नचिकेता की कहानी सुनी है? नचिकेता नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पिताजी
यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को गाय दान में देते हैं, ब्राह्मणों को गाय गाय दान में देते हैं। तो वो बड़ी बूढ़ी बूढ़ी सी गायें जो काम नहीं आती वो गायों का दान देते हैं। तो वो पूछता है कि पिताजी इन गायों का दान क्यों दे रहे हो, ये तो मरने वाली सी है। उसने कहा यार ये काम नहीं आ रही तो दान में दे देते हैं। तो उसने पूछा यदि मैं आपके काम नहीं आऊं तो तेरे को भी दान में दे दूंगा। तो मेरे किसको दान देखो, माता कह जाके कि तेरे को मैं यमराज को दान देता हूँ। वो यमराज के पास गया, फिर उसने यमराज को जाके परेशान किया। कि छोटे बच्चे होते हैं जो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। और अंकल नाम क्या आपका, क्या करते हो अंकल आप, पढ़ाई वढ़ाई की कि नहीं की। तो नचिकेता ने यम से सवाल पूछे खूब सारे। तो वो यम और नचिकेता की जो फेमस कहानी है उसको आपने क्या कह दिया है कि नासिकेत कथा। एक कौन सी, इंद्रिय पराजय, ये दोनों संस्कृत की पुरानी बुक्स थी। इसका उसने कौन सी लैंग्वेज में, इटालियन। कहा आपने राजस्थान रहा तो इस आदमी ने अपने राजस्थानी भाषा की व्याकरण लिखी। राहुल को इस बात पर हंसी है कि राहुल के कोई काका है, वो मिजोरम से एक लड़की से शादी करके आ गए थे। फिर 8 साल बाद पुलिस आई, उसका मिजोरम चल, काका को लगा दहेज देंगे, वहां ले जाके उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। राहुल को ऐसा लगता है कि काका वहीं रह जाएंगे, जैसे टेसिटोरी बीकानेर में मरा था वैसे काका। तो राहुल इसमें खुश क्यों हो रहा है? अच्छा, और काकी कहाँ है? हाँ, वापस मिजोरम चली गई है। तो वो तुम्हारे गांव वाली लैंग्वेज समझ लेती थी काकी, है सिखा दी, गाली देती थी। अरे तुम्हारे सिक्योरिटी वाले में है। अरे यार, काकी राम राम कते के सामने से शेखावटी वाली भाषा में राम मेरा दिन के पे लिए आ गया, सुबह सुबह ही आ गया इस प्रकार से बातें करने के लिए। काकी बदमाश थी। और काका, हाँ 54 साल की उम्र में काकी ले आया था। और टीबी का मरीज भी था है। काका तगड़ी चीज था यार तुम्हारे वाला। हाँ, तेरे तो ऐसे कोई विचार नहीं है मिजोरम मणिपुर जाने के, हैं आसपास ही करवाएं तेरी तो। हाँ, शादी तो करनी है ना, उसमें तेरे कोई यूं किंतु परंतु नहीं है। हाँ ठीक है चलो। तो